गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर में मुग़ल वंश के इतिहास को पढ़ा जा रहा है। मुग़ल वंश के इतिहास में टॉपिक है मुग़ल और राजपूतों के संबंध किस प्रकार होते हैं, मुग़लों के साथ राजपूतों का कितना सहयोग रहेगा, क्या मुग़ल वंश के शासक और राजपूत जो है वो निरंतर एकता बनाए रखेंगे, क्या राजपूतों के सहयोग से बाबर मुग़ल वंश की नींव रखे होते हैं, क्या राजपूतों के सहयोग से हुमायूं अपनी उपलब्धियों को हासिल किए होते हैं, क्या राजपूतों के सहयोग से अकबर ने अपना महल बनाया था, क्या जहांगीर के सहयोग से राजपूतों के राज्यों में प्रगति हुई थी, क्या इस्लाम धर्म और मुस्लिम संस्कृति का विकास होता है। जहांगीर के बाद कौन है, खुर्रम आएंगे और खुर्रम जो है उनको जहांगीर शाहजहां की उपाधि प्रदान किए होते हैं। मैंने बच्चों पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो दक्षिण के अहमदनगर में वो अहमदनगर के किले को जीते होते हैं और अहमदनगर के किले को जीते होते हैं, बालाघाट का दुर्ग जीत लिए होते हैं। ये उनकी उपलब्धि होती है बच्चों, और इसी से वो क्या होता है, जहांगीर खुश हो जाते हैं और जहांगीर उनको क्या प्रदान किए होते हैं, जहांगीर उनको उपाधि प्रदान करेंगे। वो कौन सी उपाधि होगी, वो शाहजहां की उपाधि प्रदान करेंगे। वो इतिहास में शाहजहां के नाम से कहलाएंगे। और इस तरह शाहजहां और राजपूतों के संबंध को देखा जा रहा है। यहाँ मुग़लों की राजपूत नीति को देखा जाएगा। मुग़लों की राजपूत नीति में कहाँ से शुरुआत की जाएगी बच्चों, ये बाबर से शुरू करेंगे। बाबर कहाँ से आए होते हैं, बाबर ये विदेश से आ रहे हैं और ये कहाँ आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान आए होते हैं। ये पेशावर सियालकोट होते होते ये अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और ये का मुग़ल वंश के इतिहास में अपना नाम रोशन किए होते हैं। ये भारत में आएंगे। इनके मुग़लों के इतिहास में एक एक सुल्तान का राजपूतों के साथ संबंध का विश्लेषण किया जाएगा। पहले नंबर पे कौन है, बाबर आते हैं। दूसरे नंबर पर पहले नंबर पे कौन आ रहे हैं बच्चों, पहले नंबर पर जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम हुआ होता है। ये बादशाह या पादशाह की उपाधि को ग्रहण किए होते हैं। ये हिंदुस्तान में आएंगे, 5 आक्रमण इन्होंने किए होते हैं। ये पहला जो आक्रमण होगा इनका वो पानीपत के मैदान में किया होता है। दूसरा राजस्थान के भरतपुर के बयाना ज़िले के खानवा नामक स्थान पर इनका दूसरा हमला होगा। ये दूसरा अटैक किए होते हैं। ये 1 बाई 1 करके इनका राजपूतों के साथ क्या देखा जाएगा, सहयोग देखा जाएगा। यहाँ पहले नंबर पे बाबर का राजपूतों के साथ संबंध को देखा जा रहा है। ये क्या देखा जा रहा है बच्चों, ये बाबर का राजपूतों के साथ क्या कांटेक्ट रहेगा, कैसा ये बाबर बिहेव करेंगे और राजपूत जो है इनको कितना सपोर्ट करेंगे, राजपूत ये इनकी क्या पॉलिसी रहेगी। ये पॉलिसी की बात की जाएगी तो चर्चा कर रहे हैं हम बाबर की। अब बाबर जो है वो काबुल से पेशावर आएंगे, पेशावर से सियालकोट आएंगे, सियालकोट से ये पंजाब आते हैं, पंजाब से ये पानीपत के मैदान में जो दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है, ये पानीपत के मैदान में आते हैं। इधर आपके भारत के सम्राट जो हैं वो अफ़गानों में कौन है बच्चों, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को जब सूचना मिलती है तो इब्राहिम लोदी अफ़गानों की सेना लेके पानीपत के मैदान में आते हैं। इधर से ये बाबर आए थे। अब बाबर यहाँ पहुंचकर ये पानीपत के मैदान में खाइयाँ खोदी गई है। यहाँ
तोपों को जंजीरों से बांधा गया है, गोल अंदाजों को, तीर अंदाजों को, बंदूकचियों को मैदान में जमाया गया है और हमला किया जाता है। धनुष से तीर चलाए जाएंगे और इसी तरह गोल अंदाजों को, तीर अंदाजों को और बंदूकचियों को इस तरह एक व्यवस्था की गई और इस तरह उन्हें जमाया गया। इसी व्यवस्था को मिडावल हिस्ट्री में तुलुगमा पद्धति कहा जाता है, जो बाबर लेकर आए होते हैं। ये उत्तर पश्चिम भारत के अफ़गानिस्तान के काबुल के रहने वाले थे। ये ईरानियों से इन्होंने बंदूकचियों को बंदूक चलाना सीखा था। ये तोपों से गोला और बारूद चलाए होते हैं। ये अपनी एक उपलब्धि हासिल किए होते हैं। ये 1 बाय 1 करके ये छोटे छोटे प्रदेशों को जीत कर ये आगे बढ़ते रहते हैं और ये आगे बढ़कर ये हिंदुस्तान की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। और यहाँ ये राणा सांगा के साथ युद्ध किया जाएगा। राणा सांगा के साथ राजस्थान के अनेक राजा इनको सपोर्ट करते हैं। ये इनमें मारवाड़ के राजा सपोर्ट करेंगे इनको। यहाँ मारवाड़ के राजा इनको सपोर्ट करते हैं और मेवाड़ के राजा सपोर्ट करेंगे। मेवाड़ के तो ये स्वयं राणा सांगा हैं। यहाँ पे बीकानेर के राजा सपोर्ट करेंगे। चंदेरी के हैं 107 छोटे बड़े राव हैं और ये पूरे भारत के अंदर राणा सांगा को सपोर्ट करने के लिए सभी राजपूत एकजुट होकर वो खानवा के मैदान में पहुंचते हैं। कौन सी शक्ति के अगेंस्ट पहुंच रहे हैं बच्चों? ये बाबर की जो विदेशी शक्ति जो भारत में प्रवेश कर चुकी है, उस शक्ति के अगेंस्ट ये अपने परंपरागत युद्ध पद्धति को अपनाते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं? ये खानवा के मैदान में पहुँचते हैं। और इधर से बाबर जो थे वो काबुल से पेशावर सियालकोट होते हुए ये दिल्ली के प्रवेश द्वार पानीपत से आगे बढ़कर दिल्ली पर अपना अधिकार जमाए होते हैं और दिल्ली से ये आगे बढ़कर ये राजस्थान की सीमाओं में प्रवेश करेंगे और यहाँ प्रवेश करके ये सामना किया जाएगा। राणा सांगा राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति का सामना किया जाएगा। यहाँ ये देखा जा रहा है बच्चों कि किस तरह ये सामना करते हैं। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किए होते हैं और ये तुलुगमा पद्धति से तोपों के सामने राजपूत जो है वो टिक नहीं सकते हैं। एक एक करके वो बलिदान होते जाते हैं। यहाँ तक कि राणा सांगा भी खानवा के मैदान में क्या होंगे, घायल हो जाते हैं और राणा सांगा के घायल हो जाने पे उन्हें बसवा ले जाया जाता है। राणा सांगा अभी भी अपना जो जोश है, जज्बा है और जो हिम्मत है वो नहीं हारते हैं। वो दुश्मन के खिलाफ वो घोड़े पे सवार हुए होते हैं और अपने जो बचे हुए सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं बाबर का पीछा करूंगा और बाबर जो है वो हमारा दुश्मन है और वो क्या है, हमारा दुश्मन है और दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये राणा सांगा कह रहे हैं। यहाँ ये क्या देखा जा रहा है बच्चों? यहाँ बाबर का राजपूतों के साथ संपर्क देखा जा रहा है। इनका संपर्क कैसा रहेगा? इनका संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। ये बाबर का राजपूतों के साथ संपर्क जो है वो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि ये राजपूतों का ये सहयोग नहीं किए होते हैं। ये कौन सा टॉपिक देखा जा रहा है बच्चों? ये मुग़ल राजपूतों के संबंध को देखा जा रहा है। मुग़ल राजपूतों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। मुग़ल वंश के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात कर रहे हैं। अब हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध देखा जाएगा। हुमायूं जो थे वो राजपूतों के साथ किस प्रकार इनका संबंध होता है? क्या ये अपने पिता के साथ जैसा बिहेव करते थे या अपने पिता बाबर ने जो नीति अपनाई थी हुमायूं भी क्या उसी नीति पर चलेंगे?
तो हुमायूं जो है, हुमायूं एक अपने हुमायूं जो है यहाँ हुमायूं के टाइम पीरियड में रानी कर्णावती जो है वो इनको अपना भाई मानकर क्या कर रही है, वो यहाँ राखी भेजेगी। यहाँ चित्तौड़ के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाएगा। ये कौन है? ये गुजरात के बहादुर शाह होते हैं। गुजरात के बहादुर शाह, ये मुस्लिम सेना यहाँ पहुँचेगी और चित्तौड़ के दुर्ग को क्या किया जाएगा, चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। रानी कर्णावती यहाँ हुमायूं को एक संदेश भिजवाए होते हैं। हुमायूं को ये कह रही है कि आप हमारे भाई हैं और हम आपको अपना भाई मानते हैं, और हम भाई मानकर आपसे ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चित्तौड़ की रक्षा कीजिए। चित्तौड़ की आन बान स्वतंत्रता अब आपके हाथों में है। अब जो है चित्तौड़, हम आपके जो है मुग़लों के साथ अच्छे संबंध निभाना चाहते हैं, आपकी अधीनता को स्वीकार करना चाह रहे हैं। अब हम राजपूताना जो है वो अब आपके हवाले है। और इतना कुछ कहने पर भी रानी कर्णावती की बात फरमान के माध्यम से कौन सुन रहे हैं बच्चों? ये हुमायूं, मुग़ल सम्राट, दूसरे नंबर के मुग़ल सम्राट हुमायूं ये सुन रहे हैं। और हुमायूं ये कह रहे हैं बच्चों, वो विचलित नहीं होते हैं। वो मुग़ल सैनिकों को ये एक अच्छा विचार बनाए थे उन्होंने, और ये एक अच्छा विचार बनाए थे, लेकिन वो रास्ते में विचलित हो जाते हैं। इनके साथ हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध कैसा रहा बच्चों? ये अच्छा नहीं रहेगा। इतने ही समय में बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लिए होते हैं। अब अकबर को देखा जा रहा है बच्चों का, कौन सा इतिहास देखा जाएगा? अब अकबर महान, यहाँ पर ये महान शब्द लगाया गया, ये अकबर है। और अकबर जो थे उनको महान क्यों कहा जा रहा है बच्चों? भारत के इतिहास की पंक्तियों में महान कौन कौन से लोगों को कहा जाता है? यहाँ अकबर जो है वो एक समन्वयवादी की नीति अपना रहे हैं। सर्वोच्चता की नीति को अपनाया जाएगा। सर्वोच्चता के बाद ये क्या करेंगे? ये सुलह कुल की नीति, जिसे शांति की नीति कहा जाता है, अपनाएंगे। और ये राजपूतों के साथ इनसे अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ये राजपूतों के साथ कौन सी नीति को अपनाएंगे बच्चों? ये वैवाहिक संबंध की नीति को अपनाएंगे। यहाँ जो है इनकी माँ हमीदा बानो बेगम, इनकी माँ का नाम क्या है बच्चों? हमीदा बानो बेगम है। और हमीदा बानो बेगम जो है वो शिया धर्म के फ़कीर मीर अली जानी की पुत्री होती है। और जो ये गुरु जो है बच्चों, ये गुरु क्या है? मीर अकबर जानी ये उदार हृदय के होते हैं और सबके साथ एक समन्वय बना के चलते हैं। सभी के साथ एक सत्य के और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। उन्हीं संस्कारों का प्रभाव अकबर पर होता है। ये कौन से धर्म के हैं? ये शिया धर्म के हैं। और ये जो हमीदा बानो बेगम है बच्चों, यहाँ अकबर महान सम्राट के राजपूतों के साथ सहयोग को देखा जा रहा है बच्चों। यहाँ ये देखा जा रहा है। मुग़ल वंश के जो हैं ये विदेशी हैं, और विदेशी भावना क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। जनता यहाँ मुग़लों को क्या मानती है बच्चों? विदेशी मानती कि ये विदेश से आए थे। तो विदेशी भावना का अकबर के समय काल में क्या होगी? समाप्ति हो जाती है। सिंध प्रदेश में यहाँ 1542 में अकबर का जन्म होता है। और अकबर जो है वो अमरकोट के राजा बेरीसाल के यहाँ इनका जन्म होता है। यह एक राजपूत परिवार होता है। राजपूत परिवारों के संस्कार जो हैं वो बचपन से ही अकबर के हृदय पर पड़े होते हैं। और अकबर जो है उन्हीं के संस्कारों पे, विचारों पर ये आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये अकबर की एक क्वालिटी होती है बच्चों, ये अकबर की एक विशेषता होती है।
ये क्या करेंगे, अकबर राजपूतों को सपोर्ट करेंगे, राजपूतों को कोऑपरेट करेंगे और राजपूतों के सहयोग से महल बनाया जाएगा। ये मुग़ल वंश के महल का निर्माण किया जाएगा। ये अकबर और राजपूतों के संबंधों को देखा जा रहा है। यहाँ ये जो है सर्वोच्चता और समन्वय समन्वय को लेकर चले हैं। ये सर्वोच्चता के सिद्धांत को लेकर चले हैं कि मुग़लों की सर्वोच्चता रहेगी, सुलह कुल की नीति को अपनाए होते हैं। ये राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए होते हैं। वैवाहिक संबंधों ये वैवाहिक संबंध की नीति अपनाएंगे। ये राजस्थान के राजाओं के साथ, जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं के साथ जयपुर के आमेर महल के भारमल होते हैं और भारमल के साथ इनकी मुलाकात सांगानेर नामक स्थान पर होती है। बच्चों, अकबर जो है वो एक यात्रा करने का विचार बनाते हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा पर जाने की ये प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये 1562 में ये दिल्ली से ये जयपुर के सांगानेर नामक जगह पर आते हैं। यहाँ भारमल इनका स्वागत करेंगे और भारमल इनके सामने क्या रखा जाएगा, एक प्रस्ताव रखा जाएगा। भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अकबर जो है वो राजनीति में और एक सामाजिक क्षेत्र में एक सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। वो हर चीज़ को गहराई से समझे होते हैं। वो जो है उनका बिहेव जो होता है वो सब लोगों के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होता है। वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वो कहते हैं कि पहले हम मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा पर जाएंगे और वहाँ से लौट कर वापस आएंगे, तब हम जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। अब अकबर जो है सांगानेर से अजमेर के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अजमेर की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो दरगाह के दर्शन करते हैं और वहाँ दर्शन करने के बाद वो रवानगी लेते हैं यहाँ से। और ये कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, ये राजस्थान के आमेर महल पहुँचते हैं। यहाँ भारमल इनका स्वागत करे होते हैं। भारमल और राजपूत इनकी अधीनता को स्वीकार करेंगे। अधीनता को स्वीकार करने वाले ये राजस्थान के जयपुर के आमेर महल के रहने वाले पहले शासक होते हैं जो 1562 में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ये अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, एक समझौता किया जाएगा, एक प्रस्ताव रखा जाएगा और वो क्या प्रस्ताव रखा जाएगा, वो कौन सी पॉलिसी के तहत ये प्रस्ताव होगा, ये वैवाहिक नीति का प्रस्ताव होगा। अकबर जो थे अभी मैंने आपको बताया है कि एक सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। ये बच्चों क्या होते हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, ये एक समझदार व्यक्ति होते हैं, ये एक कोऑपरेटिव व्यक्ति होते हैं, ये सभी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। और ये भारमल को सपोर्ट करेंगे, राजपूतों को सपोर्ट करेंगे। राजपूतों को दरबार में यहाँ राजपूतों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा, उच्च पद प्रदान किया जाएगा। यहाँ अकबर की यहाँ 3 नीतियाँ हैं, पहली है, दूसरी है और तीसरी है। ये पहली नीति के तहत हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये अकबर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मुग़ल वंश की नींव को सुदृढ़ कर रहे हैं। मुग़ल वंश के महल को जो है एक आकृति प्रदान कर रहे हैं और संपूर्ण भारत में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर क्या होंगे, ऐसे राजपूत राज्य होते हैं जिनके साथ अकबर संघर्ष करेंगे और मुग़लों के साथ ये राजपूत राज्यों संघर्ष किया जाएगा, लेकिन बाद में ये पराजित होकर ये अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ये दूसरे टाइप के राज्य हैं। और पहले टाइप के वैवाहिक संबंधों के दौरान मुग़ल साम्राज्य के विस्तार की बात की गई है बच्चों। दूसरे जो है वो क्या होंगे, जो अधीनता को स्वीकार कर लिए होते हैं, वो पहला नंबर पे जैसलमेर है और दूसरे नंबर पे बीकानेर है। ऐसे राजपूत राजाओं में
जिन्होंने मुग़लों से युद्ध किया है, मुग़लों से युद्ध करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आधुनिक ये अधीनता को क्या करेंगे, स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरे नंबर के ऐसे राज्य राजपूत राज्य आएंगे, जो राजपूत राज्य ऐसे ये राजपूत राज्य हैं जो निरंतर मुग़लों के साथ क्या करेंगे, संघर्ष करते 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 रहेंगे, और जो है इनका संघर्ष चलता रहता है। ऐसे संघर्ष जो करने वाले राजपूत हैं वो कौन हैं बच्चों, वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं, और यहाँ ये मारवाड़ के चंद्रसेन हैं। ये पहले नंबर पे मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, मारवाड़ के चंद्रसेन आएगा। ये क्या कितनी नीति है यहाँ पे, पहली नीति है, दूसरी नीति है और तीसरी नीति है। ये 3 नीतियों को अपनाते हैं, और 3 नीतियों के माध्यम से ये जो है अपने साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ कर लेंगे, और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। इनका विशाल साम्राज्य होता है, जितना इनका विशाल साम्राज्य होता है उतना ही इनका विशाल हृदय होता है। ये विशाल हृदय होता है। ये देख रहे हो ना बच्चों आप कि इनके दुश्मन यहाँ पे नंबर 1 है और नंबर 2 है। ये दुश्मन नंबर 1 इनके महाराणा प्रताप हैं, और दुश्मन नंबर 2 चंद्रसेन है। बाकी सभी इन 2 को छोड़कर ये पूरे मुग़ल वंश को एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में लाकर इन्होंने स्थापित किया होता है। ये इनकी एक महान उपलब्धि होती है। ये वैवाहिक संबंधों से ये भारमल के पुत्री हरकाबाई से विवाह जयपुर के सांभर नामक स्थान पर शाकंभरी माता के मंदिर में ये विवाह करेंगे, और जो है दिल्ली आगरा की इनको महारानी बनाया जाएगा। इतिहास में हरकाबाई जोधाबाई के नाम से फेमस होती है बच्चों। और इधर ये देख लो ऐसे राजपूत राज्य जैसलमेर के, उनसे वैवाहिक संबंध किया होता है। इधर जैसलमेर के हर्राई के राजा अधीनता स्वीकार कर लिए होते हैं, बीकानेर के कल्याणमल अधीनता को स्वीकार कर लिए होते हैं, और जो है केवल 2 महाराणा प्रताप और चंद्रसेन को छोड़ के वैवाहिक संबंधों से अपना मुग़ल साम्राज्य के जो सत्ता जो थी उसका विस्तार किया गया है। और ये इधर जो राजपूतों की जो नीति है उसको क्या किया जाएगा, इसको कौन पलट दिए होंगे, इनके बाद कालांतर में आने वाले औरंगजेब इस नीति को पलट देंगे। औरंगजेब जो है वो राजपूत के साथ अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, वो अपने पूर्वज बाबर और हुमायूं की नीति पर चलेंगे। हुमायूं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सके थे बच्चों, और ये अकबर का राजपूतों के साथ सहयोग देखा जा रहा है। अकबर जो है वो राजपूतों के साथ कितना सहयोग करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। वहाँ दरबार में इनको बुलाया जाता है, उच्च पद प्रदान किए जाते हैं, दरबार के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। उनको जगह जगह अलग अलग जगहों पर उनको सूबेदार बनाया जाएगा। बंगाल में सूबेदार बनाया जाता है, गुजरात में सूबेदार बनाया जाता है, दक्षिण भारत में भी मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा। अब यहाँ अकबर भी मान सिंह को सूबेदार बनाते हैं, और इस तरह ये अकबर के वैवाहिक संबंधों की नीतियों को अकबर राजपूतों के साथ देखा जा रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुग़ल और राजपूतों के संबंधों की बात की जा रही है। अब यहाँ ये देखा जा रहा है, हमने बाबर के राजपूतों के साथ संबंध को देखा है बच्चों, हमने हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध को देखा है, हमने जो है अकबर के साथ राजपूतों के संबंध को देखा जा रहा है। पहला नंबर हमने ये बताया है। दूसरे नंबर पे हमने ऐसे राजपूत राज्य बताए हैं जो अधीनता को स्वीकार कर लिए होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने आपको महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में बताया है। यहाँ महाराणा प्रताप को राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में फेमस माना जाता है। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा होते हैं
जो अकबर से निरंतर 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 युद्ध करते रहते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली से वो मुग़ल सेना को पराजित किए होते हैं। महाराणा प्रताप, वो मुग़ल सेना उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मुग़ल सेना जो है परेशान करती है, उसके बावजूद भी ये क्या करेंगे, ये जगह जगह जो है छापामार युद्ध प्रणाली से मुग़लों को निरंतर परेशान करते रहते हैं। मुग़लों के कभी हाथ नहीं लगते हैं, ये कभी हाथ नहीं आएंगे। और मुग़ल सेना और अकबर जो है हमेशा महाराणा प्रताप को पकड़ने की, महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का या फरमान जारी करते रहते हैं। एक सेनापति जाते हैं, दूसरे सेनापति जाते हैं, तीसरे सेनापति जाते हैं, निरंतर जाने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। महाराणा प्रताप जो है अपने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए और अपनी आन बान और शान के लिए वो क्या करेंगे, अपने आप को बलिदान कर देंगे। अपने आप को क्या करेंगे बच्चों, ये बलिदान कर देते हैं। ये मेवाड़ के ये राजपूतों के खून का बवाल होता है। ये राजपूतों के एक जज्बा, एक जलजला होता है। ये राजपूतों को और इनकी कौम को ये समझा रहे हैं कि जो है ये मुग़ल हैं, ये विदेशी है और तुम विदेशियों की शरण में चले गए हो, तुम विदेशी, ये तुमके संरक्षण में चले गए हो। कर्नल जेम्स टोड ने तो यहाँ तक कहा था कि जो है राजपूतों की स्वतंत्रता अब फिनिश हो चुकी हैं। राजपूत जो थे वो मुग़लों के साथ एक संधि, एक कॉन्टैक्ट में बंध चुके हैं और वो उनके अधीन है। अब उन पर अत्याचार किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, उनसे जो है उनसे एक मित्रता का व्यवहार बना के धोखा किया जाता है। क्या किया जाएगा, उनके साथ धोखा किया जाएगा और उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। यहाँ ये जो है जहाँ लाभ होती है बच्चों, वहाँ हानि भी होती है और जहाँ हानि होती है वहाँ लाभ भी होता है। ये प्रकृति का नियम होता है। ये एक सहायक संधि के जैसा ही होता है और इस घटना को देखा जा रहा है। आगे जो है हम अकबर के राजपूतों के साथ सहयोग को देख रहे हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं मुग़ल राजपूतों के संबंधों की बात की जा रही है। मुग़ल संबंधों के राजपूतों में हमने 3 प्रकार की नीतियों को देखा है। पहली नीति देखी, इनकी पहली नीति को देखते हैं अकबर की, दूसरी नीति को हमने देखा और तीसरी नीति को हमने देखा है। और जो है यहाँ के राजपूतों के मुग़लों के साथ संबंध जो है वो बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों में से जो सबसे अच्छा व्यवहार किए होते हैं वो कौन का नाम आ रहा है यहाँ पे? मुग़ल सम्राट अकबर का नाम यहाँ पर आ रहा है। मुग़ल सम्राट अकबर जो है वो क्या करेंगे, वो 1562 में वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाएंगे। तीर्थ यात्रा कर को ये समाप्त किए होते हैं, जजिया कर को ये समाप्त कर देते हैं। ये दीन इलाही धर्म की स्थापना किए होते हैं, ये इबादत खाने की स्थापना किए होते हैं। ये भारत के जो हैं, भारत में कल्याणकारी नीतियों पर चलेंगे, इसलिए इनको भारत के इतिहास में अकबर को महान सम्राट कहा जाता है। ये कहता है ना कि भारत की पंक्तियों में हम हारते हैं तो अपनी कमी से ही हारते हैं बच्चों। हम जो है उनके रणकौशल से नहीं हारे थे, हम हारे हैं तो केवल अपनी कमियों से ही हारे हैं। ये सिकंदर महान यहाँ भारत में आते हैं, यहाँ ये सिकंदर महान भी जो हारे हैं, सिकंदर महान खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही ये यहाँ से गए थे। सिकंदर महान का सपना क्या होता है, पूरे वर्ल्ड पर इनका अधिकार करना, पूरे विश्व विजेता बनना इनका सपना होता है। और इस सपने के लिए वो भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं में सिंध प्रदेश के से प्रवेश करते हैं। यहाँ पोरस के राजा को पराजित करेंगे और यहाँ पराजित करेंगे तो हम उनके रणकौशल से नहीं हारे थे, हम अपनी ही कमियों से हारे हैं बच्चों, हम अपनी ही कमियों से हारे हैं। हम किसी के रणकौशल से नहीं हारते हैं, हम किसी के राय से नहीं हारते हैं, हम अपने रणकौशल से ही हारते हैं। यहाँ ये देखा जा रहा है, ये मुग़ल और राजपूतों के संबंध को देखा जा रहा है, यहाँ राजपूतों की आन बान शान को देखा जा रहा है।
यहाँ राजपूत जो है वो आगे बढ़कर मुग़लों का की मदद करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही आपने देखा होगा, ये देखा होगा कि दक्षिण भारत में शिवाजी महान जो होते हैं वो मुग़लों के नंबर 1 दुश्मन होते हैं। यहाँ तीन नीतियाँ बताई गई है बच्चों, पहली नीति, दूसरी नीति और तीसरी नीति। और ये मुग़लों के इतिहास को देखा जा रहा है। यहाँ मुग़ल नीति देखी गई है। यहाँ जो है 3 नीतियों कौन कौन सी है, ये पहली नीति है, ये दूसरी नीति है और ये तीसरी नीति है। यहाँ बच्चों ये देखा, अकबर ने राजपूतों के साथ कुछ ऐसी राजकीय संरचना को ये बना लिए होते हैं कि कोई राजपूत या रजवाड़ों के अंदर किसी राजा की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी कौन को बनाया जाएगा। एक राजा के 4 पुत्र होते हैं, तो 4 पुत्रों में जो योग्य पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इस प्रश्न को कहाँ लेकर जाया करते थे, ये अकबर के दरबार में ये प्रश्न किया जाता था। अब राजपूतों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया जाता है बच्चों। यहाँ ये अकबर की स्वीकृति से ही राजपूतों में राजाओं को क्या करेंगे, राजपूतों को राजा बनाते हैं। ये अकबर इनके रजवाड़ों की बात करेंगे, ये वहाँ राजपूत दरबार में आते हैं, इनसे गुप्त मंत्रणा की जाएगी और गुप्त मंत्रणा के आधार पे अकबर यहाँ राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र है, जो मेवाड़ का क्षेत्र है, जैसे मारवाड़ का क्षेत्र है, बीकानेर का है, ये इन क्षेत्र में अकबर आएंगे स्वयं। ये जो है इनका राज्याभिषेक करेंगे, इनको एक बड़े धूमधाम से और खुशी से इनको सिंहासन पर आसीन कराया जाएगा। और ये एक स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मुग़ल वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये कौन है, ये बाबर है। और ये बाबर का जो दिमाग का संरचना है वो ऐसी संरचना है, वो ऐसे कि कोऑपरेटिव और सपोर्ट किए होते हैं। अब कुछ विद्वानों की और बुद्धिजीवियों की मान्यता अलग अलग होती हैं। अब जैसे एक विदेशी है कर्नल जेम्स टोड का नाम सुने हो बच्चों। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि राजपूतों की स्वतंत्रता अब नष्ट हो गई है। अब राजपूतों की स्वतंत्रता है, उनका जीना जो है अब जो पहले की तरह उनका जीना नहीं हुआ है। अब वो मुसलमानों के संरक्षण में चले गए होते हैं। अब वो मुसलमानों के कहने वाली बात है, वो मुसलमानों के कहना जैसा ही वो कहना करते हैं। वो मुस्लिम अकबर है, वो जो कहा जाएगा, जो इस्लाम धर्म में जो कहा गया उनकी बातों को ये सुनना पड़ेगा। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का एक समन्वय होगा। यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पर यहाँ पड़ेगा और हिंदू धर्म का प्रभाव मुस्लिम धर्म पर पड़ेगा। ये यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय की कड़ी को चलाने वाले कौन है, ये अकबर हैं। और ये मुग़ल सम्राट महान अकबर कहलाते हैं। ये अकबर की नीतियों से ये मुग़ल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था, कर्नल जेम्स टोड जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि राजपूतों का जो फ्रीडम है वो अब फिनिश हो गया है बच्चों। अब उन लोगों को मुस्लिम जंजीरों में जकड़ा गया है। अब राजपूतों को इन आदत पड़ गई है, अब इन जंजीरों की आदत पड़ गई है। यहाँ ये क्या टॉपिक देखा जा रहा है बच्चों, ये मुग़ल और राजपूतों के संबंध को देखा जा रहा है। यहाँ राजपूतों की नीति में मैंने अकबर की नीतियों की 1 बाय 1 करके मैंने आपको ये बताया है। ये संपूर्ण भारत को अपनी सर्वोच्चता में लाना चाहेंगे। ये एक समय जो होगा वो अकबर के समय काल और परिस्थितियाँ इनके अनुकूल हो